गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल क्लासरूम में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 39 क्वेश्चन कवर किए थे। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/7 को सरलीकृत कीजिए, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले 2 माइनस 1/7 को सॉल्व कर लेते हैं। ये दिया है 2 माइनस 1/7, ठीक है। अब ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया 13, तो ये हो जाएगा 13/7, ठीक है। ये हो जाएगा 13/7। अब फिर जो है ये दिया है, ये हो जाएगा 1/13/7, ठीक है। तो 7 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 7/13। अब इतने की वैल्यू आ गई 7/13, 1/4 माइनस 7/13। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4 माइनस 7/13। अब ये हो जाएगा 13 चौको 52, 52 में से 7 गए तो हो जाएगा 52 में से 7 गए 45, तो ये हो जाएगा 45/13। और जब 1/45/13 दिया तो 13 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 13/45, ठीक है। ये हो जाएगा 13/45। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा 50 संख्याओं का औसत 45 है। 50 संख्याओं तथा 3 नई संख्याओं का औसत 51 है, ठीक है। 50 संख्याओं का औसत 45 है, तो औसत क्या होता है? उनका सारे नंबर का सम और फिर जितने नंबर उससे डिवाइड कर देते। तो 50 संख्याओं का सम हम मान लिया S50 है और बटे 50 ये दिया है, औसत जो है 45 है, ठीक है। अब यहाँ से S50 की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब 50 जो संख्या है उनका सम कितना है, तो ये हो जाएगा 45 गुणे 50, 45 गुणे 50, ठीक है। S50 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 45 गुणे 50, ठीक है। और फिर कह रहा है कि जो है फिर कह रहा है 3 नई संख्याओं का औसत 51 है। अगर जो मतलब 50 संख्याओं तथा 3 नई संख्याएं उसमें ऐड कर दी जाए तो जो उनका औसत आ रहा है वो जो है 51 है। तो ये कह रहा है कि अगर S50 50 नंबर का सम प्लस उसमें 3 संख्या और ऐड कर दी जाए S3, मतलब S3 का मतलब है A1 + A2 + A3, ठीक है। तो अब जो है उनका औसत 51 है। तो औसत क्या होता है? टोटल नंबर का सम अपॉन जितनी संख्याएं हो। तो जो है पहले 50 थी, फिर 3 और हुई तो हो गई 53, तो ये हो जाएगा बटे 53, ये दिया है 51। तो पूछा 3 नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 3 नई संख्याएं वो जो है A1 A2 A3 हैं, जिनका सम S3 है, ठीक है। तो यहाँ से हम S3 की वैल्यू निकाल लेंगे। हमको S50 पता ही है, S50 आया था जो है 45 गुणे 50 पिछले में। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा S50 आया था। S50 जब करेंगे 45 गुणे 50 तो ये हो जाएगा 2250, ठीक है। 2250 हो जाएगा। और जो अभी इक्वेशन बनी थी वो हो जाएगी 2250 S50 + S3 अपॉन 53 53। और ये कितना दिया? जब 3 नई संख्या ऐड कर दी जाती तो औसत आता है 51, ठीक है। अब यहाँ से S3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये S3 है, ठीक है। S3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? S3 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 53 गुणे 51 और इसमें से माइनस कर देंगे 2250, ठीक है। 2250 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? S3 की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा 53 गुणे 51, मतलब ये हो जाएगा 2703 माइनस 2250,
आ गया ये हमारा 453। मतलब जो तीन संख्याएं हैं, तीन संख्या उनका जो सम है वो जो 453 है। S3 की वैल्यू आ गई 453। अब जो है कह क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो तीन नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमको सम पता है, हमको सम पता चल गया है 453 है। S3 की वैल्यू जो है 453 है। और जो है एवरेज क्या होता है, टोटल नंबर का सम, मतलब A1 + A2 + A3 S3 है अपॉन 3, तीन संख्या है हमको जो, मतलब यही जो निकालना है। तो S3 की वैल्यू कितनी है, 453/3। तो ये आ जाएगा हमारा 151। ठीक है, 151 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर बी 151। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। रुपये 14.40 पर किलोग्राम के गेहूँ को ₹11.40 प्रति किलोग्राम के गेहूँ के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य ₹12.60 पर किलोग्राम हो जाए। ठीक है, ये है ₹14.40। ठीक है, हम जो मान लेते हैं कि हम जो मतलब जो रेशियो है वो x और y है। तो ये हो जाएगा इंटू एक्स। इसको जो मतलब x के अनुपात में मिलाते हैं। और जो दूसरा दिया है 11.4, इसको जो है मतलब y के अनुपात में मिलाते हैं और इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा x + y। ठीक है, और ये कितना इसका आएगा एवरेज, तो ये आएगा 12.60। ठीक है, 12.60। तो बस यहीं से हमको इसी को आगे सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 14.4x + 11.4y इक्वल टू हो जाएगा 12.6x और प्लस 12.6y। ठीक है, अब जितने x वाले टर्म हैं वो एक साथ, y वाले एक साथ। तो ये 14.4x माइनस 12.6x इक्वल टू, इधर ये है 12.6y माइनस कर देंगे 11.4y। ठीक है, 11.4y और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 14.4x में से जब 12.6x जो मतलब घटाएंगे तो आएगा हमारा 1.8x। ठीक है, और इधर y वाले टर्म में जो मतलब घटाने के बाद आएगा 12.6y में से 11.4y घटाएंगे तो आ जाएगा ये हमारा 1.2y। ठीक है, 1.2y ये कट जाएगा, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12। ठीक है, बीच में पॉइंट लगा है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा हमारा 3x और ये हो जाएगा हमारा 2y। 3x इक्वल टू 2y। अब जब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, आया था 3x इक्वल टू 2y। तो हमसे रेशियो पूछ रहा है, तो x अपॉन वाई क्या हो जाएगा 2:3। ठीक है, तो जो मतलब अनुपात होगा वो जो है 2:3 हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो वो 2:3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। इसमें दिया 1/√2 + 1 + 1/√3 + √2 + 1/√4 + √3 + डैश डैश डैश। ये जो मतलब सीरीज गई है 1/√100 + √19। ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करना है, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है। इसमें
इसमें जो भी नीचे जो है मतलब हर में जो है मतलब टर्म दिया है हमको उसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर देना है अंश और हर दोनों में। जैसे √2 + 1 है तो हमको √2 - 1 √2 - 1 अंश और हर दोनों में गुणा करना है। तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √2 - 1 और नीचे हो जाएगा √2 + 1 इंटू √2 - 1। ये जो मतलब ये जो है केवल जो है ना पहले टर्म में हो जाएगा इतना। अब √2 + 1 √2 - 1 इसमें जो फार्मूला लगाएंगे a+b a-b, तो ये हो जाएगा a² - b², मतलब ये हो जाएगा √2 - 1 और नीचे हो जाएगा a+b a-b, a² - b² मतलब √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और जो मतलब 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 - 1 मतलब 1। तो मतलब पहला टर्म आ जाएगा हमारा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये केवल आ जाएगा √2 - 1, बाकी अपॉन में आएगा 1। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा वाला सॉल्व करेंगे तो दूसरे में क्या दिया है 1/√3 + √2, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √3 - √2 से अंश और हर दोनों में। तो ऊपर √3 - √2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा √3 + √2 पहले से है और इसको गुणा करेंगे हम √3 - √2 से। ठीक है, अब इसमें भी a+b a-b का फार्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा √3 + √2 √3 - √2, तो ये हो जाएगा a² - b² मतलब √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा √3 - √2 अपॉन में आ जाएगा 3 - 2, मतलब ये आ जाएगा √3 - √2। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि सीरीज जो है कैसे बढ़ रही, जिस जिस टर्म से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही बच रहा, बाकी हर में सारा जो है मतलब 1 हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह सीरीज़ में क्या आएगा, अब जब हम जो है मतलब सबका इसी तरह सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा फाइनली क्या आएगा, वो आएगा हमारा √2 - 1 प्लस √3 - √2, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा √4 - √3, ठीक है, प्लस फिर इसी तरह डैश 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 डैश, लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा हमारा √100 - √99। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, ये √2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब पहला टर्म हमेशा जो है मतलब कैंसिल हो रहा है अगले से, फिर √3 कैंसिल हो जाएगा, फिर √4 आगे आने वाले √4 से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ये जो √19 है ये भी कैंसिल हो जाएगा। 100 से पहले यहाँ आया होगा टर्म √99 - √98, तो यहाँ का √99 ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो मतलब कितना बचा, अब इसमें केवल बचा, यहाँ पर बचा था √2 - 1 जो है मतलब वाले के साथ बचा था -1 और लास्ट में बचा था प्लस √100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये है -1 √100 होता है 10 1 ये हो जाएगा 9, मतलब हमारा अगर हम इस सीरीज़ को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 9 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 9। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। ठीक है, बी सी हैं। ठीक है, वो 3 उम्मीदवार जो है वो ए है, बी है और सी है। तो कह रहा है कि जो है ए को 45% वोट मिले हैं। ठीक है, तो इसको जो है 45% वोट मिले हैं। बी को जो है, बी दूसरे नंबर पे है लेकिन बी को 4500 वोट जो है कम मिले हैं, जिससे कि वो जो है चुनाव हारा। मतलब अगर ए को अगर एक्स मिले हैं,
हम जो मान लेते हैं कि ए को जो मतलब एक्स जो मतलब वोटें मिली थी, तो बी को कितनी मिलेंगी, बी को मिली होंगी एक्स माइनस 4500, ठीक है, काहे कि 4500 वोटों से हारा है। और जो है सी को कितनी मिली हैं, सी को जो है मतलब 25% वोट मिली हैं, ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं। आगे हो जाएगा हमारा टोटल का, मान लिया कि जो है मतलब टोटल वोटें जो है टी हैं, ठीक है, तो टोटल का 45%, ये हो जाएगा 45/100, ठीक है। ये हमारा एक्स के बराबर है, जो है मतलब वोटें कैंडिडेट ए को मिली, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 5×9=45, 20×5=100, मतलब 90/20। ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 90/20, ठीक है। और जो है बी को कितनी वोटें मिली हैं, बी को मिली हैं एक्स माइनस 4500 और सी को 25%, तो सी को निकाल लेते हैं। सी को मिली है 25%, मतलब टी का 25% वो सी को मिली, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि टोटल वोटें टी हैं, ठीक है, और ये जो एक्स वोटें हैं ये किसको मिली, ए को मिली हैं। बी को कितनी मिली हैं, बी को मिली हैं एक्स माइनस 4500, ठीक है, एक्स माइनस 4500। और सी को कितनी मिली हैं, सी को मिली हैं 25%, टी का 25%, मतलब टी इंटू 25/100, तो ये हो जाएगा 25 चौको 100, मतलब T/4। T/4 को अब इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा T माइनस T/4 इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स माइनस 4500, ठीक है। और T माइनस T/4 ये 4T माइनस T, ये हो जाएगा 3T/4, तो ये हो जाएगा हमारा 3T/4 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 4500, ठीक है, 4500। अब यहाँ से हमको टी की वैल्यू निकालना है। टोटल जो है कितने जो है मतलब मतदाता थे वही पूछ रहा है, ठीक है। तो इधर है हमारा ये 3T/4 इक्वल टू 2x आया था, 2, और x की वैल्यू हम लोग निकाले थे कि जो है x की वैल्यू आई थी 90/20। x जो है मतलब वो वैल्यू है जो जितनी वोटें जो मतलब ए को मिली, और ए को कितनी मिली थी 45%, और जो टी का 45% कितना आया था 90/20, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू 90/20 और ये माइनस 4500, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 90/10। अब जो है इनको एक साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा हमारा 4500, टी वाले टर्म एक साथ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 90/10 माइनस 3T/4, ठीक है। 3T/4 जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये टी वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4500 इक्वल में आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद 36T माइनस 30T/40, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा 60/40, 36 में से जो 30 जाएगा हो जाएगा 60/40, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 60/40 इक्वल टू दिया है 4500। हमको टी की वैल्यू निकालना है, यहाँ से सॉल्व करके निकाल लेंगे। टी क्या हो जाएगा हमारा 4500 गुणे 40 बटे में आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, टी आ गया हमारा 4500 गुणे 40/6, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, टी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 30,000, ठीक है। टी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30,000। तो इसका क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 30,000। टोटल जो कितने मतदाता थे, तो जो है 30,000 थे। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। तीन संख्याओं का योगफल 392 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात
5:8 है, तो तीसरी संख्या होगी। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तीनों का सम दिया है x प्लस वाई प्लस जेड, इनका सम दिया है 392 है। ठीक है, 392 है, और कह रहा है जो x और y में अनुपात है, x बटे वाई दिया है 2/3। ठीक है, और जो है y बटे जेड कह रहा है दूसरी और तीसरी संख्या में जो अनुपात है वो 5:8 है, मतलब 5/8। ठीक है, ठीक है। यहाँ से हम जो है मतलब x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2y/3। ठीक है, और जो है मतलब z की वैल्यू निकाल लेंगे, तो z की हो जाएगी, ये हो जाएगी 8y/5। ठीक है, अब यही x और जो है मतलब z की वैल्यू हमको x प्लस वाई प्लस जेड पता है 392 है, वहीं पर रख देंगे। तो ये जो मतलब क्या हमको मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 392 है, 392 है। तो x की वैल्यू आई है 2y/3 प्लस वाई रखेंगे क्योंकि सबको जो है वाई में कन्वर्ट किए हैं, प्लस जेड, और जेड की वैल्यू निकाले हम 8y/5। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड ये हो गया, इसकी वैल्यू दी हमको 392। अब 392, अब यहाँ से इनको सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा हमारा, एलसीएम आएगा हमारा 15, और यहाँ हो जाएगा हमारा 10y प्लस 15y प्लस 24y। ठीक है, इक्वल टू 392। अब यहाँ से जो मतलब टोटल ये हो जाएगा हमारा, ऊपर हो जाएगा 49y, और ये हो जाएगा 392 गुणे 15। 392 गुणे 15 ये हो जाएगा हमारा, इसको निकाल लेते हैं, 392 गुणे 15। अब यहाँ से जो मतलब y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना था 49y, तो ये हो जाएगा 392 गुणे 15/49। ठीक है, यहाँ से जो मतलब y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 120। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी 120। अब हमको जो है मतलब पता, हमको ऊपर के रेशियो जो दिए थे उनसे जो पता है कि x की वैल्यू कितनी है 2y/3 है, और हम जो मतलब y की वैल्यू कितनी निकाले 120, तो 120 निकालें तो ये हो जाएगी 240/3। 3×24, 3×24 मतलब ये हो जाएगी 80। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 80। अब हमको x की वैल्यू पता चल गई 80 है, y की 120 है, और अब हमको निकालना है z की वैल्यू। तो z की वैल्यू हमको जो कौन सा रिलेशन पता है, z पता है कि ये है 8y/5, y कितना है 120, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 120/5। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, ये जो 5 120 कैंसिल हो जाएगा 24 से, 24 8 हो जाएगा 192, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 192। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन में पूछा तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या यह है, जेड हमारी है 192। हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 192। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है संख्याओं 2 की घात 250, 3 की घात 150, 5 की घात 100 और 4 की घात 200 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें हमको बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो ऐसे तो नाम इनकी जो मतलब घातें निकालने वाले हैं, तो इसमें काफ़ी जो मतलब टाइम लगेगा। तो एक जो मतलब ट्रिक लगाते हैं हम, जो क्या करेंगे इनकी जो सबकी घातें सेम कर लेते हैं। ठीक है, अब सबकी घातें सेम कर लेते हैं। दो की घात 250, 250 को लिख सकते हैं 50 गुणे 5। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है, इसी तरह 3 की घात 150 है, तो उसको लिख लेते हैं 50 गुणे 3, मतलब सबको 50 के फैक्टर में तोड़ लेते हैं। और तीसरा दिया है 5 की घात 100, तो इसको लिख लेते हैं 50 गुणे 2। ठीक है, इसी तरह जो है चौथा दिया है 4 की घात 200, तो इसको लिख लेंगे 4 की घात 50 गुणे 4। ठीक है,
इसी तरह लिख लेंगे। अब एक जो है एक फार्मूला कह सकते हैं, फार्मूला होता है कि अगर ए की पावर m इंटू एन है तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर m इसकी पावर n। ठीक है, बस यही जो है मतलब छोटा सा फार्मूला लगाएंगे इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले वाले टर्म को हम तोड़े थे, 2 की घात 250 था, तो जो है 50 गुणे 5, तो 5 को अंदर ले लेंगे तो वो हो जाएगा 2 की घात 5, 2 की घात 5 और इसकी घात 50। ठीक है, और दूसरा टर्म क्या था हमारा, दूसरा है 3 की घात 150, तो 150 को तोड़ेंगे 50 गुणे 3 में, और जो है 3 अंदर ले लेंगे तो 3 की घात 3 इसकी ये हो जाएगा 50। ठीक है, इसी तरह सब में करेंगे, जो मतलब छोटी घातें हैं वो अंदर ले लेंगे, और जो है मतलब सबकी घातें 50-50 जो है करते चले जाएंगे। इसी तरह तीसरा टर्म हो जाएगा हमारा कितना आया था, 5 की घात 100 है, मतलब 50 गुणे 2 अंदर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, और इसका ये 50। इसी तरह चौथा टर्म कितना है, 4 की घात 200, 200 को तोड़ेंगे जो है 50 गुणे 4, 4 को अंदर ले लेंगे तो 4 की घात 4, फिर ये हो जाएगा 4 की घात 4, और फिर इसकी घात 50। सबको ऐसे तोड़ ली। अब हम जो है 2 की घात 5, 3 की घात 3, 5 की घात 2, 4 की घात 4, इनकी वैल्यू हम जो आसानी से निकाल सकते हैं, और हमको जो है मतलब पता भी, 2 की घात 5 32। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 की घात 50, 3 की घात 3 9 होता है, ये जो सॉरी जो मतलब 27 होता है, तो ये हो जाएगा 27 की घात 5 स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 25 की घात 50, और 4 की घात 4 मतलब 256, ये हो जाएगा 256 की घात 50। तो सबको लिख लेते हैं। पहला वाला हो जाएगा हमारा 32 की घात 50। ठीक है, दूसरा वाला हो जाएगा हमारा 27 की घात 50, तीसरा वाला हो जाएगा हमारा 25 की घात 50। ठीक है, चौथा वाला हो जाएगा हमारा 256 की घात 50। अब सबकी घातें सेम हैं, तो जो है टर्म सबसे छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा, और जो जो सबसे बड़ा होगा वही बड़ा होगा, क्योंकि घातें सेम है। तो पूछ रहा है सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो जिसका आधार सबसे छोटा होगा, तो ये जो है 25। ठीक है, मतलब तीसरी संख्या सबसे छोटी होगी, 5 की घात 100। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 5 की घात 100 सबसे छोटी संख्या होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राम अपने वेतन का 1/5 भाग जो है बच्चों की शिक्षा पर, 20% घर खर्च में, 10% अन्य फुटकरों खर्च में खर्च करता है, और शेष बचाता है। अपने वेतन का कितना भाग वह बचाता है। ठीक है, इसकी जो टोटल आय है वो x है, और वो x का जो है इसको नीचे कर लेते हैं, क्वेश्चन देखिए। ठीक है, टोटल आय x है, और राम जो है मतलब राम क्या करता है, 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर, तो 1/5 जो है बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। ठीक है, प्लस 20% घर खर्च में, जो 20% वो जो है मतलब घर खर्च में, तो x गुणे 20/100, 20 × 100 हो जाएगा, मतलब ये भी हो जाएगा x/5, ये भी मतलब 5वां भाग ही। और जो है 10% अन्य फुटकर खर्चों में खर्च करता है, तो x का 10% कितना हो जाएगा, x गुणे 10/100, मतलब 10,100, मतलब x/10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये जो और जो है शेष जो है मतलब बचाता है, तो शेष जो बचाता है उसको हम मान लीजिए कि जो है y है, जो मतलब बचाता है। तो अपने वेतन का कितना भाग वो बचाता है, हमको जो है मतलब y की वैल्यू निकालना है। तो x वाले टर्म सारे जो है एक साथ ले आएंगे, और जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, उसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 5x/10 प्लस y इक्वल टू x। ठीक है, y की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5x/10। ठीक है, अब ये 10x माइनस 5x, तो ये हो जाएगा 5x/10।
तो y की वैल्यू हो जाएगी, y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 5x/10, 5 दूनी 10, y हो जाएगा x/2। y की वैल्यू आ गई x/2, ठीक है। मतलब जो वो जो है बचत करता है वो x/2 करता है, ठीक है, उसकी जो है आधी करता है, तो उसकी टोटल आय x थी, उसका जो मतलब 1/2 वो जो मतलब बचाता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1/2। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 48, स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस ऐसे इनफाइनाइट तक सीरीज दी है। तो इसको हम मान लेते हैं कि ये जो है टोटल, ये इसको हम मान लेते हैं ये टोटल y है, ठीक, ये टोटल y है। अब जो है हम इसको जो है मतलब लिख सकते हैं y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 ऐसे करके ना, ये जो मतलब पूरा y है जो भी दिया था। अब इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज़ है तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6, इसके बाद भी जितना आएगा वो भी जो इनफाइनाइट तक है, तो वो भी जो मतलब y के बराबर ही होगा, ठीक है। अब जो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा y², ये हो जाएगा 6 प्लस y, ठीक है। अब ये जो द्विघात समीकरण बन जाएगा, ये हो जाएगा y² माइनस y, और ये जो है -6 इक्वल टू 0, ठीक है। द्विघात समीकरण बन गया। अब ये हो जाएगा y², द्विघात समीकरण को जो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ लास्ट में 6 है तो हम ऐसे टर्म देखेंगे कि जिनका गुणा करें 6 आए और जो मतलब घटाएं तो 1 आए, ठीक है। तो 3 दूना 6, 3 में से 2 गए तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2, ये हो जाएगा 1 y -6। चाहे ऐसे सॉल्व कर लें, चाहे सीधा अचार लगा लें, कुछ भी। द्विघात समीकरण जो है मतलब सॉल्व करने के कई तरीके हैं, चाहे जैसे निकाल लें। तो यहाँ से जो है y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y² माइनस, ये हो जाएगा -3y प्लस 2y -6 इक्वल टू 0, है ना, ये हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद में अब इसमें यहाँ पर y कॉमन है, y कॉमन ले लेंगे तो बचेगा y -3, y कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा y -3 इक्वल टू 0। तो जो इसका गुणनखंड आएगा द्विघात समीकरण का, वो हो जाएगा y -3 गुणे y + 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू आएगी +3 और आएगी -2, तो -2 वाली हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो 3 हो जाएगा, y की वैल्यू 3। ये ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, यदि 27 की घात x बराबर 9/3 की घात x, तो 1/x की घात 4 का मान क्या होगा, ठीक है, देख लेते हैं। 27 की घात x बराबर कितना दिया है, 9/3 की घात x, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 27 की घात x गुणे 3 की घात x बराबर 9। अब इसको जब और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 27 की घात x, 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3 और ये x, और 3 की घात ये x इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 3 की घात 4x इक्वल टू 9। 9 को लिख सकते हैं 3², तो 4x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4x इक्वल टू हो जाएगा 2, और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे 2/4 मतलब 1/2, 1/2, तो हमारा x की वैल्यू 1/2, तो पूछ रहा वो 1/x की पावर 4 का आंसर क्या होगा। 1/x की पावर 4 इसकी वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू आई है जो 1/2,
तो ये हो जाएगा 1/1/2 और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 और 2 कितना होता है 16। ठीक, तो इसका क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन नंबर डी सही है 16। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों का 35% हिंदी में और जो है 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल हुए। दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत है। तो इसको ये जो वेन आरेख का क्वेश्चन है इसमें इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा हिंदी में जो 35%, हिंदी में 35% फेल हुए हैं। ठीक है, हिंदी में 35% फेल हुए हैं और जो इंग्लिश में जो है इंग्लिश में 45% फेल हुए, ये फेल हुए। और जो थोड़े से कॉमन है जो दोनों में फेल हुए हैं वो जो है दिया है वो जो 20% है। ठीक है, वो जो है 20% फेल हुए हैं। तो अब जो है केवल हिंदी में कितने फेल हुए हैं, तो ये जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में 20% फेल हुए हैं और जो है टोटल जो है 35, तो केवल हिंदी में फेल हुए हैं वो जो है 15%। ठीक है, और केवल अंग्रेजी में कितने फेल हुए हैं, तो वो है 25%। केवल अंग्रेजी में जो है 25% फेल हुए हैं, केवल हिंदी में 15% और जो है दोनों में 20% फेल हुए हैं। तो अब हम निकाल लेते हैं कि टोटल कितने फेल हुए हैं। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं कि टोटल जो है कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो टोटल हो जाएगा हमारा 15% केवल हिंदी में फेल हुए हैं, 20% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हुए हैं और 25% ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो ये टोटल हो जाएगा 60, 60% ऐसे हैं जो है लोग फेल हुए हैं। ठीक है, अब जब 60% टोटल फेल हुए हैं तो पूछ रहा है कि जो है दोनों सब्जेक्ट में कितने लोग पास हुए हैं। तो इसको हम जो है दोनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए होंगे, तो जब पास का निकालेंगे तो 100 - 60 कर देंगे, 60%, तो ये हो जाएगा 40%। ठीक है, तो आंसर हमारा 40 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन सी सही है, 40%। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन दिए दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर, दिग प्लस अंबर या दिग प्लस अंबर। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दिग प्लस अंबर। और ये जो व्यंजन संधि है जहाँ का जो है का के बाद आ आने पर वो जो है गा हो जाता है। ठीक है, ये जो व्यंजन संधि है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सूक्ष्म शब्द का विलोम है। सूक्ष्म शब्द का विलोम पूछ रहा है। ठीक है, तो सूक्ष्म का विलोम क्या होता है। ऑप्शन दिए हैं स्थूल, बारीक, क्षीण, ये क्षीण या पतला। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, स्थूल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53। इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है। कौन सा शब्द ऐसा है जो मद का समानार्थी नहीं है। इसमें ऑप्शन दिया शिथिल, गर्व, मध्य, नशा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, शिथिल। शिथिल वो शब्द है जो है मद का समानार्थी नहीं है, बाकी सारे मद के समानार्थी हैं जैसे गर्व, नशा या मध्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो कम खर्च करे उसे जो हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे मितव्ययी। ठीक है, उसे हम लोग कहेंगे मितव्ययी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। जूही की कली किसकी रचना है। जूही की कली पूछ रहा है किसकी रचना है। ऑप्शन दिए हैं प्रसाद, पंत, तुलसीदास या निराला। तो इसमें हो जाएगा ये जूही की कली, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही। अगला देख लेते हैं। अगले में जो गद्यांश दिया, इसी जो गद्यांश से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके गद्यांश आराम से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है 56। ईर्ष्या का काम है। तो ईर्ष्या का क्या जो क्या काम है, तो
ये हो जाएगा रुलाना, हंसाना, जलाना या नचाना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, जलाना। ठीक है। गद्यांश, अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 57। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? आप जो ऊपर गद्यांश पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ध्येय का क्या अर्थ है? लक्ष्य, इच्छा, आदर्श या मूल्य? तो ध्येय का मतलब होता है लक्ष्य। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 58। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है, स्तुति की गई है या फिर उपासना की गई है? तो इसमें जो है खिल्ली उड़ाई गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। अपव्यय का क्या अर्थ होता है? अपव्यय का अर्थ पूछ रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं खर्च, कम खर्च, अधिक खर्च या फिजूल खर्च। तो ये हो जाएगा फिजूल खर्च। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा? जो जो ऊपर गद्यांश दिया गया उसका शीर्षक पूछ रहा है। ईर्ष्या, निंदा, ईर्ष्या से लाभ या फिर अपव्यय? तो उसका जो शीर्षक होगा वो क्या हो जाएगा? ईर्ष्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आगे फिर एक जो है मतलब गद्यांश दिया है, उसी के आधार पर नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 से 61 से 65 होगा। ठीक है। उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ये वाला गद्यांश भी पढ़ लीजिएगा। अब नीचे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया है? ऑप्शंस दिए हैं दरबार, प्रचार, बाजार या समाचार। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बाजार। क्वेश्चन नंबर 62। पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? ऑप्शंस दिए गए हैं कलाकार का, बाजार का, शासक का या समाज का। तो समाज का। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। कला क्षेत्र का संकुचन का आशय है। ऑप्शंस दिए हैं कला का दायरा बढ़ना, कला का दायरा सीमित होना, कला का उन्नयन, कला का लोकप्रिय होना। कला क्षेत्र का संकुचन का आशय है। तो क्या आशय है? तो इसका है कला का दायरा सीमित होना। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। अजनबीपन का आशय है। अजनबीपन का क्या आशय है? ऑप्शंस दिए गए एकाकीपन, अपनापन, सामुदायिकता या लोकप्रियता। अजनबीपन का आशय है एकाकीपन, अकेलापन। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 65। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। कला में पूंजीवाद, पूंजीवाद समाज में कला या दरबारी साहित्य या कला और कलाकार। तो इसका जो ऊपर गद्यांश दिया इसका शीर्षक क्या होगा? तो इसका हो जाएगा कला में पूंजीवाद। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 66। मोपला जनजाति का संबंध किस तटीय क्षेत्र से है? तो मोपला जो जनजाति है उसका संबंध किस जो तटीय क्षेत्र से है? ऑप्शन है कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, मालाबार, काठियावाड़। तो इसका संबंध जो है मालाबार से है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। सीढ़ी नुमा आकृति किस क्षेत्र की विशेषता है? मालवा पठार की, बुंदेलखंड पठार की, छोटा नागपुर पठार की या दक्कन पठार की? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, छोटा नागपुर पठार की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित झीलों में कौन तटीय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो कौन सी झील है जो है तटीय क्षेत्रों में स्थित नहीं है? चिल्का झील, उलट झील, पुलिकट झील या कोलेरू झील? तो बुलट झील जो है तटीय क्षेत्र में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या दिया है? ये जो मतलब
इसमें जो है सूची 1 और सूची 2 दी है, हमको जो है मतलब मैचिंग करना है, ठीक है, इनमें जो है मतलब मिलान करना है। तो ए में दिया है कालाहारी, गिब्सन, दस्तकाबिर, अलनेफूद, ठीक है। इसमें दिया है सऊदी अरब। इधर जो मतलब मरुस्थल दिए हैं और इधर जो है देश दिए हैं। अब हमको जो है मतलब इनको जो है सही से जो है मैच करना है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा हमारा, देश दिए हैं सऊदी अरब, बोत्सवाना, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब उसी के हिसाब से मरुस्थल से मैच करना है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ए का हो जाएगा 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सदाबहार नदी का उदाहरण नहीं है? कौन सी नदी है जो सदाबहार का उदाहरण नहीं है? कावेरी, कावेरी नदी, यमुना नदी, अलकनंदा नदी या फिर ताप्ती नदी। तो जो ताप्ती नदी जो है सही है। ताप्ती नदी इसका उदाहरण नहीं है। अगला देख लेते हैं 71। क्वेश्चन नंबर 71, विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी किस देश की है? ऑप्शन दिए दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, मालदीव, न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है? प्रदेश द्वार कहा जाता है। किस देश को एशिया का प्रदेश द्वार कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? रूस, जॉर्जिया, सीरिया, तुर्की। तो जो है तुर्की को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 73, उत्तर प्रदेश राज्य का ललितपुर जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिए गए वायराइट्स, बॉक्साइड, जर्मेनियम या फिर यूरेनियम। तो जो उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला है ये यूरेनियम के लिए जो फेमस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। निम्न भारतीय राज्यों में कौन पाकिस्तान से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो कौन सा राज्य है जो है पाकिस्तान से उसकी सीमा नहीं मिली है? ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो इसमें हरियाणा, ठीक है, इसका सही आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा की जो सीमा है वो जो पाकिस्तान से जो है ना मिली हुई नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, दंतेवाड़ा जिला जो एक नक्सलवादी क्षेत्र है भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर सी सही है, छत्तीसगढ़। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76, हड़प्पा सभ्यता में वह कौन सी फसल है जिसका सर्वप्रथम उत्पादन हुआ? कपास, गेहूँ, जौ या गन्ना। तो वो जो है कपास थी, ठीक है, वो जो है कपास थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, जाबाल उपनिषद किस वेद का हिस्सा है? ऑप्शन दिए गए हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो किसका हिस्सा है? ये जो है यजुर्वेद का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। निर्वाण शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन हैं इंद्रियों की प्राप्ति, ऑप्शन बी है अंधकार, अंधकार के दिए का बुझ जाना, सी है बंधन रहित, ऑप्शन नंबर डी है धन का संग्रह ना करना। तो निर्वाण शब्द का क्या अर्थ होता है? निर्वाण शब्द का अर्थ होता है अंधकार के दिए का बुझ जाना, ठीक है, अंधकार के दिए का बुझ जाना। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79, धार्मिक सहिष्णुता का जिक्र किस लेख में मिलता है? तो इसमें दिया है कि जो है मतलब फर्स्ट में या 13 में या 7th में या फिर 8th में। तो किस लेख में मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, 7th में। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। कविराज की उपाधि किसे मिली थी? जो कविराज की उपाधि थी वो जो है किसको मिली है? अशोक को, हर्षवर्धन को, चंद्रगुप्त द्वितीय को या फिर समुद्रगुप्त को। तो कविराज की उपाधि जो है समुद्रगुप्त को मिली है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था?
ऑप्शंस दिए गए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने। तो अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? अलाई दरवाज़ा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, संयोगिता किस वंश की थी? संयोगिता किस वंश की थी? ऑप्शन है चौहान वंश, प्रतिहार वंश, परमार वंश या फिर गहड़वाल वंश। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, गहड़वाल वंश। क्वेश्चन नंबर 83, झांसी रेजिमेंट का गठन किसने किया? ऑप्शन दिए गए हैं मोतीलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, वल्लभ भाई पटेल ने या फिर बी.डी. सावरकर ने। तो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, सुभाष चंद्र बोस ने। पहली बार नरम दल और गरम दल का विलय कब हुआ? नरम दल और गरम दल विलय पहली बार कब अलग हुए? क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना किसने की थी? ऑप्शंस दिए गए हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने या फिर गांधी जी ने। तो किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, फाइंड द स्पॉटिंग एरर। अब इसमें क्या करना है हमको? स्पॉटिंग एरर फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, हाउ एवर यू हैव टाइम, इसमें स्पॉटिंग एरर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, फिल इन द ब्लैंक्स। द बिग स्टोन मोनूमेंट वाज द ओनली, स्पेस दिया है, द लॉस्ट ट्रेवलर रिमेंबर्ड। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं स्पेसिमेन, सोवेनिर, पीस या लैंडमार्क। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, लैंडमार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही, लैंडमार्क। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है, ईडियम्स और फ्रेज हैं। ठीक है, अ कॉक एंड बुल स्टोरी। तो इसका जो मीनिंग पूछ रहा है, ऑप्शंस हैं एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी, एन इमेजिनरी स्टोरी, अ लॉन्ग स्टोरी, अ शॉर्ट स्टोरी। अ कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब कुछ भी जो है, मतलब बिना सिर पैर की कहानी, एक जो मतलब बनावटी कहानी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही, एन इमेजिनरी स्टोरी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, इम्प्रूव द सेंटेंसेस। शी एंड डैड वुड हैज़ हैड लव्ड अमित। तो जो अंडरलाइन वाला पोर्शन है, हैज़ हैड लव्ड, तो इसको जो है करेक्ट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैज़ लव्ड, हैव लव्ड, टू लव्ड या फिर नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, हैव लव्ड। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो दिया है द मूवी क्रिटिक रोट अ सरकास्टिक रिव्यू। इसको जो मतलब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो इसका पैसिव वॉइस जो है मतलब 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जो मतलब कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो मतलब पैसिव वॉइस, अ सरकास्टिक रिव्यू वाज रिटन बाय द मूवी। क्वेश्चन नंबर 91, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शंस हैं जी मिडल द्वारा, W.A. लेविस द्वारा, आर नरकसे द्वारा या फिर ए सैमुअल्सन द्वारा। तो किसके द्वारा दिया गया था ये? जी मिडल द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, जी मिडल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92, भारत में योजना के आरंभ से किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है। ऑप्शन दिए गए हैं 6, 7, 5 या 3। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93,
11वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रोजगार के अवसर में वृद्धि की आशा की गई थी। तो जो मतलब किस क्षेत्र में जो मतलब रोजगार के अवसर की वृद्धि की आशा की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं कृषि में, निर्माण कार्यों में, विनिर्माण में, या जो परिवहन व संचार में। तो किस में की गई थी? ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, निर्माण कार्यों में। ठीक है। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ वह थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था पूछ रहा है। ऑप्शन दिए गए 16 अगस्त 1950, 1 अप्रैल 1951, 6 अगस्त 1952 या 16 अगस्त 1952। तो इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? तो वो जो मतलब वर्ष बताना है हमको। तो वो वर्ष था 1978 से 1979। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 96, किस वर्ष योजना अवकाश नहीं रहा? मतलब वो जो कौन सा वर्ष था जब जो है योजना अवकाश नहीं रहा? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं 1965 से 66, 1966 से 67, 1967 से 1968 या 1968 से 1969। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 1965 से 1966। क्वेश्चन नंबर 97 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सारतत्व माना गया? मतलब कौन सी वो जो पंचवर्षीय योजना थी जिसमें मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सारतत्व माना गया? ऑप्शंस दिए गए हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या फिर आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो किस में माना गया था? आठवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 98, 10वीं पंचवर्षीय योजना का समापन किस वर्ष में हुआ था? मतलब 10वीं पंचवर्षीय योजना कब खत्म हुई थी? तो उसका वर्ष पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं 2005, 2006, 2007 या फिर 2008। तो ये जो है 2007 में ख़त्म हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 2007। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है। तो जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका जो प्रमुख उद्देश्य क्या है? धन या आय का समान वितरण, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना, या पिछड़ी जातियों का विकास, या फिर निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका। तो कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है। जो योजना है उसमें कोर सेक्टर से क्या मतलब है? तो ऑप्शंस हैं कृषि, रक्षा, ऑप्शन नंबर सी है लोहा एवं इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर डी है चयनित आधारभूत उद्योग। तो जो योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है वो है चयनित आधारभूत उद्योग। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। तो ये जो है टोटल जो है 100 क्वेश्चन थे, जो है मतलब 39 क्वेश्चन पिछले वीडियोज़ में जो कवर किए गए थे, और जो मतलब बाकी के 51 जो है मतलब इसमें। ठीक है, 61। तो बाकी हम लोग फिर आगे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।